हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं क्या बोलते हैं सीक्रेट लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली वांगजी और सीसी की एंगेजमेंट हो चुकी थी, पर विंग तो यहाँ से चला गया था और वो यहाँ पर फोन कर कर भी बता दिया था कि वो वहाँ पर ही अभी सेटल होना चाहता है। वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है इन सबको नहीं पता, पर इस बात से बहुत ज़्यादा शौक थे। फिर भी तब उन्हें पता चला कि उनका जो वहाँ पर एक डील है, इसके चलते किसी न किसी को तो लंदन में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने तय कर लिया कि हाँ, विंग तो पहले ही वहाँ पर पढ़ना चाह रहा है, तो वो वही वहीं पर उस काम को भी हैंडल कर ले। ये बोलकर विंग का सब कुछ यहाँ पर जो कॉलेज का ट्रांसफर सब कुछ वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था और उनकी मैनेजर के हाथों उसे बेच भी दिया था। अब आगे हम यहाँ पर तो ये तो समझ गए थे कि वांगजी और सीसी का एंगेजमेंट हो गया और क्या कुछ नहीं हुआ, पर हम विंग को क्या हुआ है और विंग ऐसा फैसला क्यों लिया है हम अभी जानते हैं। विंग जैसे ही वहां पर गया था, उसने एक लड़की को गले लगा लिया था और वो कोई और नहीं, फिंग थी। फिंग फूट फूट कर रो रही थी, इतना फूट फूट कर रो रही थी कि वो अपने मुंह से आवाज ही नहीं निकाल पा रही थी। तभी विंग की आंखों से भी आंसू आ गई थी। विंग रोते हुए बोलता है, फिंग फिंग तुम्हारी हालत किसने की, बता मुझे, बता। तो फिंग फिंग ना एक टूटी हुई आवाज में बोलती है, मेरी हस्बैंड ने। विंग की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। वो बोलते बोलते वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। विंग इतना ज्यादा पैनिक हो चुका था कि वो उस साइड पर जहाँ पर वो थी, वो एक हॉस्पिटल ही था पहले से। तो वहां पर उनके डॉक्टर को बुलाता है। वो डॉक्टर अंदर आता है, उसे बहुत सिंपैथेटिक लुक में देखता है और उसके बाद विंग को गुस्से में देखते हुए बोलता है, आप कौन हैं? तो विंग पोलाइटली बोलता है कि मैं इसका दोस्त हूँ, आज ही मैं लंदन आया हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसके साथ क्या हुआ है, बस मुझे इसने बुलाया, मैं तुरंत आ गई। तो डॉक्टर एक लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं, ओ, इसका मतलब आप इसके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर नहीं? तो विंग नाम ही सर हिलाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं, "हम्म, ये बात है।" तो विंग बोलता है, डॉक्टर अब बताएंगे इतना बुरा इसके साथ किसने किया है? इसने सिर्फ उसका हस्बैंड का नाम लिया है। डॉक्टर का खून खोल जाता है। वो बोलता है, सच में ये उसका हस्बैंड था या हैवान था? कोई भी अपने ही वाइफ के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? तो विंग बोलता है, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं, आपको पता है आपकी दोस्त के साथ जबरदस्ती हुई है। ना सिर्फ जबरदस्ती, उसे फिजिकली बहुत ज़्यादा हार्म किया गया है। उसके बॉडी में एक ऐसा 1 इंच भी नहीं है जहाँ पर उसे चोटें के निशान नहीं है। यहाँ तक कि उसे बेल्ट तक लेकर मारा गया है, बहुत बुरी तरीके से है। ये लड़की कैसे जिंदा है यही मुझे पता नहीं चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। विंग का पूरा बॉडी कांप गया था। वो बोलता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता इसके साथ, ऐसा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर बोलते हैं, ये केस है और मैं अभी इसके बारे में कंप्लेंट करना चाहता हूँ, क्या आप इसमें साथ देंगे मेरी? तो विंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो उसने भी बोला, ठीक है, हम उसके बारे में कंप्लेंट करेंगे। यही बोलकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। तभी डॉक्टर बोलते हैं, हम इनके पास कुछ भी अभी पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि ये बेहोश है। इनके घर वाले यहाँ पर आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या है। तो विंग बोलता है, जी, आप जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो डॉक्टर उनके फ़ोन नंबर से उनके घर वाले को, यानी कि फिंग की मदर फादर को एंड उसके हस्बैंड को फ़ोन कर देते हैं। विंग बोलता है, इस कमरे में हमें कैमरा फिक्स करना होगा। जितना मुझे पता है, मुझे डाउट है कि एग्जैक्टली वही बात है। तो डॉक्टर बोलता है, क्या आपको कुछ पता है? तो विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब वो कुछ सोचता है, यानी कि कैसे उसने फिंग से मुलाकातें की। जब विंग ने कॉलेज में इंटर किया था, वो वांगजी को कॉन्फेस करना चाहता था, पर उससे पहले वांगजी ने सीसी को चुन लिया था। इसके चलते हमारा विंग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। वो बहुत ज़्यादा उदास था। तब वो उदास उदास रहने लगा। वो अपनी क्या बोलते हैं अपनी सोच को, अपनी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की सारी चीज़ों को करने लगता था।
एक दिन गलती से उसने जब उसके इंस्टा पर चेक कर रहा था, उसकी गलती से एक अननोन पर्सन के टेक्स्ट पर मैसेज चला गया था और उस पर्सन ने भी उससे पलटकर जवाब दिया था कि तुम कौन हो। विंग ने उससे माफी मांगा कि गलती से हो गया, पर ये इन दोनों की ये अनजानी बातें कब अच्छी बॉन्डिंग में बढ़ने लगी, उन दोनों को ही नहीं पता था। दिन धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बनने लगे। अच्छे दोस्त बनते बनते वो अपने सब कुछ एक दूसरे को शेयर करने लगे। और ये बात यही भी थी कि दूसरा इंसान आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको देखता नहीं है, आप उसके सामने नहीं है, तो वो जज नहीं करेगा, सिर्फ आपकी बातों को सुनेगा, यही सोचकर फिर ने भी अपनी दिल की बातें कह दी थी। वो बात बहुत बड़ी थी। उसने ये बोला था कि फिर वो एक ऐसी लड़की है, इस पूरी सोसाइटी से अलग है। विंग कुछ समझा नहीं, तभी फिंग ने कहा था कि वो एक लेस्बियन है और वो गर्ल्स को पसंद करती है, और इसके चलते उसे रिग्रेट नहीं है, फिर भी उसे डर है। अगर उसके मदर फादर को पता चला कि वो लेस्बियन है, तो पता नहीं उसकी मदर फादर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसके मदर फादर पुराने सोचों के हैं, पुरानी कायरता के हैं। हाँ, भले ही उन्होंने लंदन में शिफ्ट तो हो गया, फिर भी उनकी सोच अब भी पुराने हैं। इसलिए फेंग हमेशा डरती है। वो हैप्पी तो है, पर वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। वो हमेशा घुट घुट के जीती है। इसके बारे में वो विंग को बताई थी। विंग भी उसके सब कुछ सुनकर फिंग के लिए उसे बहुत बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा। तभी विंग ने भी उसके और वांगजी के बारे में सब कुछ बता दिया था, सब कुछ, कैसे सीसी भी वांगजी को पसंद करती है और वांगजी भी, सब कुछ फिंग को पता है। और ये दोनों एक दूसरे के एक ऐसा मरहम बन गए थे कि एक दूसरे की दर्द को एक दूसरे के साथ वो बांट सकते थे। सब कुछ सही चल रहा था, पर कुछ समय से फिंग ने बात ही नहीं की थी विंग से। आखिरी बात यही कहा था कि उसके मदर फादर को इसके बारे में पता चल चुका है, वो लोग फिंग से नफरत करते हैं। बस यही बात थी जो आखिरी में फिंग ने विंग से कहा था। ये सब कुछ सोचते ही विंग अपनी आंखें खोलता है, वो डॉक्टर को सब कुछ बता देता है। तो डॉक्टर एक मुट्ठी कस लेते हैं, क्योंकि वो उनके घर में भी उनका ब्रदर था, वो भी एक गे था, इसलिए वो अपने ब्रदर को सपोर्ट किया है। अगर पर यहाँ पर एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, उन्हें बहुत बुरा लगा, और वो चाहते हैं कि इस लड़की को जस्टिस मिले। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन कर दिया, रुको, हम देख लेंगे कि यहाँ पर बात क्या है। ऐसा बोलकर वो लोग उस कैबिन से बाहर चले गए हैं। पर थोड़ी देर में वहाँ पर फेंग की फादर मदर और उसके हस्बैंड भी आ चुके थे। उनकी मदर फादर उसे बहुत डिस्गस्टिंग लुक से देख रहे थे। वो बोलते, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? सिर्फ हमने नाम के लिए तुम्हारी शादी इससे करवाई ताकि हम हम तुम्हारी बोझ से मुक्त हो सके, और हमने इस लड़के की जिंदगी बर्बाद करी, इस लड़के की जिंदगी बर्बाद करी। पता है क्यों? ताकि सबको ये पता चले कि हमने अपनी बेटी की शादी करवा दी, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गई, पर हमने इस बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये सिर्फ हमें बचाने के लिए तुमसे शादी किया। हमें लगा कि तुम मर चुकी होगी, पर अभी भी जिंदा कैसे हो? जिंदा कैसे हो? तुम मर क्यों नहीं जाती? ऐसा बोलकर वो अपनी ही हाथों से अपनी बेटी की गला दबा रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर अंदर आ चुके थे, उनके पीछे पीछे पुलिस भी आ चुके थे। वो लोग बहुत गुस्से में देखते हैं और हमारे फेंग की मदर फादर को तुरंत वहाँ से धक्का देते हैं। जो क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है, क्या तुम सब लोग इंसान भी हो या नहीं? अगर इसने लड़की को पसंद कर लिया, इसमें उसकी क्या गलती थी? वो क्या बचपन में ऐसी थी? नहीं ना। देखो, प्यार ना कभी भी किसी से भी हो जाता है, इसमें इंसान का क्या कसूर? तुम लोग ने इतनी घटिया किया है इसके साथ। हाँ, तुमने क्या कहा? तुम्हें ना आप बोलने का भी मुझे शर्म आती है। तुमने क्या कहा कि तुम अभी तक मरी क्यों नहीं हो? तुमने ये बोला कि इस इंसान के साथ तुम लोग ने गलत किया। तुम्हें पता भी है इस इंसान ने तुम्हारे बच्चे के साथ क्या किया? इसके साथ जबरदस्ती किया, जबरदस्ती। ये देखो, ऐसा बोलकर उसकी शर्ट को लूज कर कर दिखाते हैं। उसकी पूरे बॉडी में
चोटों के निशान थे, पर उनके मदर फादर को कुछ फ़र्क पड़ने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, वो बोलते हैं, "ये यही डिज़र्व करती है, इसे तो मरना ही चाहिए था।" ऐसा बोलते हैं। सच में वो डॉक्टर डिसबिलीव में देख रहे थे, पर वहाँ पर जो पुलिस था, उन्हें गिरफ्तार करके लेके गया था। तभी वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, हमें छोड़ो, अगर किसी को मरना है या पुलिस में जाना है, वो ये लड़की को जाना है, ये लड़की को जाना है।" सब पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। पुलिस ने उसे ज़बरदस्ती उसके हस्बैंड, उनके मदर-फादर को गिरफ्त में ले लिया था और तुरंत ही वहाँ पर जब क्या बोलते हैं कोर्ट में सबमिट करा गया उन तीनों को, उनके शुरू सब कुछ सामने थे। वो क्या बोलते हैं, वो जज भी शॉक था क्योंकि आए दिन उन्हें भी पता था कि अब ये कपल नॉर्मल हो रहे हैं। तो वो ऐसा जज किसी को जज नहीं कर सकते हैं उनकी सेक्सुअलिटी पर। और इनके फादर-मदर ने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया, ना बल्कि उन्होंने फ़िंग का डिवोर्स करवाया तुरंत, और उनकी मदर-फादर और उसके हस्बैंड को पूरा उम्र कैद के लिए सज़ा मिल चुका था। फ़िंग आज़ाद हो गई थी। फ़िंग होश में भी आ चुकी थी, पर फ़िंग रो रही थी। उस हॉस्पिटल में बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। वो रोते हुए बोलती है विंग की तरफ, "विंग, बताओ मेरी मेरी गलती क्या थी कि मैं एक लड़की होकर दूसरी लड़की को पसंद किया? कि ये मेरी गलती है? मैं तो बचपन से ठीक थी विंग, पर मैंने जिस दिन से उस लड़की को देखा, मैं उसे पसंद करने लगी। मैं अपने आप पर बहुत गुस्सा थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, पर धीरे-धीरे समझ में आया कि मैं सिर्फ़ लड़कियों को पसंद करती हूँ। इसमें मेरी गलती क्या थी भई? हाँ, इन्होंने मुझे इतना बुरा कहा। मैं सिर्फ़ अपने मदर-फ़ादर के लिए, मैंने अपने प्यार को भी अपना प्यार का कन्फेशन नहीं किया। तुम्हें पता है, मेरी प्यार किसी और की अब गर्लफ्रेंड है, वो भी शायद लड़की को पसंद करती है। शायद मैं उसे पहले कन्फेस करती। तुम्हें पता है, आज वो मेरे साथ होती, मेरी प्यार मेरे साथ होती। मैं हमेशा अपनी फैमिली, सबके बारे में सोच-सोच कर मैंने खुद का गला घोट दिया है। आज ना मेरे पास मेरा प्यार है, ना मेरी मदर-फ़ादर। आज मेरी मैं खुद को एक घिन नज़र से देख रही हूँ। तुम्हें पता है, मेरे मदर-फ़ादर ने जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसी हूँ, मुझे एक डिस्गस्टिंग नज़रों से देखने लगे। उन्होंने जल्दी-जल्दी उस इंसान से शादी करवाई, जिस इंसान मेरे पीछे हमेशा पड़ा रहता था, जिसे मैं हमेशा अवॉइड करती रहती हूँ। जिस इंसान को मेरी सच्चाई पता चला ना, वो डिस्गस्ट नज़रिए से मुझे देखने लगा कि वो कहता था कि मैंने इतनी घटिया लड़की से प्यार किया है। वो हमेशा मुझे टॉन्ट मारता था। जिस दिन मेरी शादी हुई है, उस रात ना मेरे साथ फ़ोर्सफुल किया। मैं वो शब्द भी कहना नहीं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है ये। भले ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, फिर भी फ़ोर्सफुल का मतलब फ़ोर्सफुल ही होता है ना। उसने मुझे इतना ज़्यादा मारा, पीटा। मैंने अपनी मॉम से शिकायतें की। उन्होंने कहा कि मेरी जैसी गंदी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं सब कुछ सहन करती रही भी, बस अब मुझसे नहीं होता। मैंने अपना डिग्निटी, मैंने अपना वर्चुअस सब कुछ खो दिया है। मेरे पास अब उम्मीद ही नहीं है भी, जीने का उम्मीद ही नहीं है। ऐसा बोलकर मैं फूट-फूट कर रो रही थी। जैसे विंग इसकी सारी बातें सुन रहा था, उसका भी इमोशनल अनस्टेबल था, वो भी। उसकी आँखों से भी आँसू आते-आते वो भी एकदम नीचे गिर चुका था। फिर तुरंत डर चुकी थी, वो तुरंत उस डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर उसे फेंग की पास में ही एक स्ट्रक्चर पर लेटाते थे। उसे चेक करने के बाद तो वो पूरा शॉक हो गए थे। वो फेंग की तरफ शॉकिंगली देख रहे थे। वो बोलते, फेंग फेंग ये क्या तुम्हारे दोस्त हैं? तो फेंग भी हाँ में सर हिलाते हुए बोलती, हाँ ये मेरा दोस्त है, क्या हुआ है आपको? तो डॉक्टर शॉकिंगली बोलते हैं, आपका फ्रेंड प्रेग्नेंट है। फेंग तो पूरा शॉक हो गई थी। वो बोलती है, कैसे कैसे ये तो डॉक्टर बोलते हैं, ये स्पेशल मेल है, शायद इन्हें पहले पता होगा, क्या आपने इनसे पूछा नहीं? तब फेंग एकदम शांत हो गई थी। वो बोलती है कि मैं अपने ही प्रॉब्लम में इतनी उलझी हुई थी कि मैंने विंग के बारे में पूछा ही नहीं था। हाँ, वांग जी, पर ये प्रेग्नेंट है, क्या चल रहा है विंग की लाइफ में? अब वो अपनी सारा दुख दर्द भूल चुकी थी। वो बोलती, डॉक्टर क्या हमें थोड़ा अकेला छोड़ सकते हैं? फिर जो उठ भी नहीं पा रही थी, वो जैसे तैसे कर कर वो उठ चुकी थी, क्योंकि वो
जब से बचपन में थी, आज तक वो एक टॉम बॉय की तरह ही रहती थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की भी थी। बस इस इंसिडेंट ने उसे अंदर तक छोड़ दिया। पर अब जो बात उसे पता चली, उसे पता नहीं क्या होप मिला। वो तुरंत खड़ी हो गई। वो तुरंत विंग के जो लगेज था उसे खोलने लगी। वो कुछ देखना चाहती थी और वो उसे मिल भी गया। वो रिपोर्ट, वे प्रेग्नेंट है। फैंग फूट फूट कर रोने लगी और तुरंत हंसने लगी। वो उस डॉक्टर की तरफ जो अभी वापस आ रहा था उसे देखकर बोलती, मुझे मुझे होप मिल गया। मुझे जीने का नया होप मिल चुका। मुझे मिल चुका। ऐसा बोलकर रो रही थी। डॉक्टर अपनी आंखों को कस के बंद कर लेते हैं। वो ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। थोड़ी देर बाद विंग भी अपनी आंखें को खोल चुका था। फिंग फिंग ना विंग की तरफ गुस्से में देखकर बोलती है, हाँ मैं माना कि मैंने अपनी प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं तुम्हारे बारे में पूछा नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ बता नहीं सकते? और ये प्रेग्नेंट है, ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये बच्चा? बाबा। तो विंग ना अपना सर को हामी से हिलाता है। फिंग अपनी मुट्ठी को कस लेती है। वो गुस्से में बोलती है, पर तुमने कहा ना कि उसकी गर्लफ्रेंड है, पर ये कैसे? तो विंग उसे सब कुछ बताता है कि जो कुछ भी हुआ। विंग तो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। वो गुस्से में बोलती है, सच में तुम उतनी घटिया हो इंसान से प्यार कहे हो? हाँ, मैं माना कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है, पर तुम दोनों की शादी हुई है, डैम इट। और तुम दोनों के बीच में ये सब कुछ हुआ। तुम्हें क्यों नहीं बताया उससे कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्यों नहीं बताया? डैम इट। ऐसा बोलकर वो डांट रही थी। तभी विंग रोते हुए बोलते हैं, क्या पता हूँ। हाँ, क्या पता उससे मैं, मेरे होंठ भी कांप रहे हैं। मैं कैसे पता था उससे? मैं क्या पता था कि मैं उसे बचपन से ही पसंद करते आया था। उस फीलिंग के बारे में मुझे पता नहीं था। जब मैं स्कूल खत्म हो गया, मुझे पता चला कि मैं उससे सीक्रेटली प्यार करता था। जब मेरा सीक्रेटली प्यार करते करते मैंने सोचा कि एक बार कन्फेस करूं, मुझे पता चला कि वो किसी और से प्यार करता है। तब मैं उससे पता था कि मैं उसे प्यार करता हूँ। वो उसके साथ हैप्पी है। मैं खुद को उस पर फोर्स करूं? कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है वो लड़की कितनी अच्छी है। हाँ, माना कि ये शादी एक गलती से हुआ है, जस्ट अ मिस्टेक। और ये भी, पर ये बच्चा नहीं है। ये बच्चा मिस्टेक नहीं है, ये मेरा प्यार है। मैं इसे कुछ नहीं कर सकती फैंग। मैं भले ही उसके साथ नहीं रह सकता, ये बच्चा मेरे लिए सब कुछ है फैंग। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उसके बिना किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला नहीं सकता। ये तुम्हें अच्छे से पता है। क्योंकि मैं उससे बिना किसी और को अपनी ज़िंदगी में इमेजिन भी नहीं कर सकता फैंग। कुछ नहीं कर सकता। मैंने मैंने बस, तुमने जब बोला, मैं कुछ नहीं सोचा समझा, मैं आ गया। क्योंकि आज उसका एंगेजमेंट हो चुका होगा। एंगेजमेंट हो चुका होगा। फिंग तो पूरी तरीके से घुटनों पर बैठ जाती है। वो धीरे धीरे कसकते कसकते विंग के पास जाती है। विंग को गले लगा लेती है और बोलती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुम्हें, कुछ नहीं बोलूंगी। तुम रोओगे तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। मत रो। हाँ, मैं हूं ना। मैं हूं ना। मैं तुम्हें हैंडल कर लूंगी। मैं तुम्हारी ध्यान रखूंगी। जो लड़की इतनी टूटी हुई थी, वो तो जिंदगी में होप भी नहीं था, वो अब बोल रही है कि वो संभालेगी। वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, सब कुछ। विंग सिर्फ टूटी हुई स्मेल के साथ उसे देख रहा था। डॉक्टर जो पीछे खड़े थे वो उन्हें देखकर एक स्मेल कर रहे थे, एक हल्का सा स्मेल। तभी विंग बोलती है, अब हम क्या करें विंग? तुम क्या करना चाहते हो? तो विंग बोलता है, मैं अभी तो वापस चाइना नहीं जाना चाहता। क्योंकि कितने महीने तक केस चुप चुकता है टाइम। एक ना एक दिन तो सबको सब कुछ पता चलेगा। और मैं सबको मुसीबत में या मेरी वजह से टेंशन में तो नहीं डाल सकता। मैं नहीं जाना चाहता। तो फैंग बोलती है, तो ठीक है, फ़ोन करके बताओ कि तुम यहीं पर स्टडी करोगे और तुम्हारा सारा टेक केयर मैं करूँगी। तो विंग भी अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है और वहीं से उस कॉल को करता है। अब तक जो भी हुआ हमने देख लिया। अब प्रेजेंट में विंग के पास सब कुछ पहुंच चुका था। अगले दिन विंग को फ़ोन आता है, जब फिंग भी उसके साथ ही थी। तभी विंग फ़ोन उठाता है। वो बोलता है, हाँ मदर मदर, क्या आपने सब कुछ सेंड कर दिया? हाँ। तभी कुरन और फेनमियन बोलते हैं, हाँ विंग, मैंने तुम्हारे पास सब कुछ सेंड कर दिया और एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे तुम्हारे लिए। तो विंग भी बोलता है, हाँ फादर, आप बता सकते हैं।
तो वो बताते हैं कि उन्हें ट्रेन टिकट मिला है, इसके चलते उन्हें लंदन में ही सारा काम करना पड़ेगा और मैनेजर आ रहे हैं। विंग ने बोला कि हाँ ये सब कुछ वो हैंडल कर लेगा। ऐसे बोलकर सबसे बातें कर कर फोन कट कर दिया। फिर ना फैन को कर देखती है, वो बोलती है, मैनेजर, इसका मतलब तुम्हारे मदर फादर के करीबी, हम उसे यहाँ पर रहने नहीं दे सकते हैं। हम कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उन्हें यहाँ से भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वरिड होंगे, तुम्हें देखने के लिए आया करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सच्चाई पता चल जाएगी और ये सही नहीं है विंग। तो विंग भी बोलता है हाँ, आपने सही कहा। अगले दिन वो लोग ना एयरपोर्ट जाते हैं, उस मैनेजर को रिसीव करते हैं। मैनेजर ने फेंग और विंग की तस्वीर लेकर उनके घर वालों को सेंड कर दिया था, क्योंकि एक रीज़न भी था कि वो ऐसे ही विंग को वहाँ पर नहीं छोड़ सकते। उनके किसी भरोसेमंद आदमी भी विंग के साथ रहना चाहिए, यही सोचकर उन्होंने अपने मैनेजर को भेजा था। पर फेंग और विंग ने बहुत बातें कर कर सब कुछ जानकर उन्हें तुरंत अगले दिन ही यहाँ से भेज दिया था। पर जैसे ही फिंग की फोटो और विंग की फोटो घर वालों को पहुँच मिलती है, फिंग तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी लड़की है। पर जब वांग जी ने विंग और फिंग को एक साथ फोटो को देखा, वांग जी तो पूरी तरीके से जल होकर राख हो गया था। उसे अपनी विंग के साथ किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता था, इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वो तो अब तो अकेला रहने लगा, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था। उसके सारे दोस्त बोल रहे थे देखो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को तो एक दूसरे पसंद करते हैं, पर कोई भी किसी को पता नहीं सकता। ये लोग अपने ही मन में रखकर सच में क्या करेंगे मुझे पता नहीं चलता। शुयांग बोलता है हम क्या कर सकते हैं, विंग यहाँ पर रहकर घुट घुट के मर रहा था, हमें पता है ना, अगर विंग मूव ऑन कर रहा है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो सारे दोस्त बोलते हैं हाँ सही कहा तुमने, और सीसी भी अच्छी है, शायद यही उन दोनों के लिए सही होगा। ऐसे बोलकर सब लोग शांत हो गए थे। पर यहाँ पर वांग जी तो अब जो कॉलेज में जाते कुछ टाइम से विंग को अवॉइड करने लगा, विंग के साथ नहीं बैठता था। अब वो कॉलेज जाता था, वो कॉलेज काटने के लिए दौड़ता था, उसे हर जगह विंग ही नजर आता था। वो वहाँ पर नहीं रह नहीं पाता था, उसका दम घुट रहा था। हर जगह पर उसे विंग की बातें, विंग की स्माइल उसे सुनाई दे रही थी। वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था। अब ना वो सीसी से बात कर पा रहा था, ना अपने दोस्तों के साथ रह पा रहा था, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं रह पा रहा था। उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। वो सिर्फ रात को अपनी गैलरी में जितना भी विंग के फोटोज थे उसे देखकर उसे सहलाते हुए सोता था। जब वो सो जाता था कुछ होते ही पता नहीं चला, वो सीसी को अवॉइड करने लगा। जीती सीसी कितनी भी बार उसे बुलाती थी कि चलो हम कि पार्टी करने के लिए चले, चलो हम मूवी देखने के लिए चले, पर कहीं भी वांगजी अभी जाता ही नहीं था। वो तो पूरी तरीके से खुद को लॉक कर लिया था। घर वालों को भी पता नहीं चल रहा कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ विंग और फेंग अपने फार्म में आ चुके थे। वो लोग खुद के लिए एक प्यारा सा अपार्टमेंट कर ले चुके थे और उस मैनेजर को भी यहाँ से भेज दिया ना फेंग ने। वो तो एक क्या बोलते हैं गुंडी गुंडी टाइप की लड़की थी। इन इंसिडेंट की वजह से ये पूरा टूट चुकी थी, पर अब वो पहले की तरह फॉर्म में आ चुकी थी। वो उसने उस पूरा प्रोजेक्ट को अपने अंदर ले लिया था, यहाँ तक कि बीइंग की पूरा स्टडीज़ को भी उसने ऑनलाइन कर लिया था, यहाँ तक कि एग्ज़ाम्स को भी उसने ऑनलाइन लर्निंग करवा दिया था। यहाँ तक क्योंकि वो नहीं चाहती कि बीइंग के कंडीशन के बारे में किसी और को पता चले, क्योंकि वो यहाँ यहीं पर बचपन से रहा करती थी। इसके इसके चलते उसे यहाँ का सब कुछ आता था, सब कुछ अता पता, सब कुछ पता था कि उसे कैसे हैंडल करना है, इसलिए उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया। अब तो उसके लिए उसकी ज़िंदगी में एक ही गोल है, जिस जो है उसकी बीबी। यानी कि वो विंग को ना एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। जब से वो दोनों चैटिंग करते थे, विंग उसके लिए एक बेबी की तरह ही था। इसलिए वो अब उसके लिए एक ही मकसद था, उसे विंग को टेक केयर करना, सिर्फ विंग को टेक केयर करना। उससे अलावा वो कुछ और अभी सोचती नहीं है। इसलिए वो सब कुछ अपने अंडर ले चुकी थी। अब धीरे धीरे महीने भी बीतने लग गया था। बेबी का बेबी बम अभी शो होने लग गया था, क्योंकि ये मेल प्रेगनेंसी है। मेल प्रेगनेंसी के चलते कुछ भी ऊंच नीच हो सकता था, इसलिए सब कुछ फेंग ने पहले ही अरेंज कर चुकी थी सब कुछ। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगा था और दूसरी तरफ चाइना पे उनके फैमिली मेंबर विंग के लिए वरीड हो रहे थे, क्योंकि विंग सिर्फ उनसे फ़ोन पे कॉल करता या वीडियो कॉल पे।
और उन्हें ये भी पता था कि फेम यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड उनके साथ ही रहती थी। सब कुछ उन्हें पता था। फिर भी वो चाहते थे, पर वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा बिजी हो चुके थे, इसलिए वो नहीं आ पा रहे थे। और पर वांगजी तो हमेशा जब भी फेंग और विंग के बारे में सुनता था, वो तो चेल बुन के राख हो जाता था। वो, हाँ, वो जा सकता था, वो लंदन जा सकता था, वो विंग को देख सकता था, पर उसके अपने रीजन है जो वो क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है। अब वक्त बीतने लगा। दूसरी तरफ हमारे लंदन पे विंग का बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स तो होता है। वो अपना सब कुछ फेंग के सामने शो करता था। फेंग भी सब कुछ हंसते हंसते टॉलरेंट कर जाती थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में विंग के अलावा कोई नहीं था। ना उसकी मदर फादर थे, ना उसकी कुछ भी नहीं था। विंग ही अब उसका पूरा जिंदगी भी बन चुका था, क्योंकि वो अपने रियलिटी जानती थी कि वो कौन है ना। इसलिए वो सब कुछ हंसते मुस्कुराते झेल लेती थी। अब देखते देखते का बेबी बर्थ का टाइम भी आ गया। उन दोनों को आइडिया ही नहीं था। आज विंग अपना लेबर रूम में था। वो रो रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वांगजी का तस्वीर आ रहा था। वो अपने मन में बोलता है, वांगजी, आज हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये बात कभी तुम्हें पता चलेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा प्यार भी एक सीक्रेट ही था। शायद हमारा बच्चा भी ऐसा ही हो जाएगा, मुझे नहीं आइडिया। बट आई रियली मिस यू वांगजी, रियली मिस यू। आई होप कि तुम अपनी जिंदगी में हैप्पी हो। ऐसा बोलकर वो डिलीवरी रूम में चला गया था। पर थोड़ी देर में विंग ने एक बहुत ही प्यारी सी एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। उस बेबी गर्ल को डॉक्टर ने बाहर लेकर आए और उन्होंने उसे फेंग के हाथ में दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर विंग का इलाज कर रहे थे, वही डॉक्टर जो चाइना पर विंग को पहली बार एग्जामिन किया था। उन्होंने कहा था कि वो बाहर के रहने वाले हैं, अगर इस केस के बारे में वो जानना चाहेंगे। वो यहाँ पर लंदन के ही थे। जब विंग यहाँ पर शिफ्ट हुआ, वो सीधा उस डॉक्टर से ही कांटेक्ट किया और उसने ही सारा ट्रीटमेंट उस डॉक्टर से ही लिया है। और ये एक कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में ना किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा डॉक्टर ने उसे प्रॉमिस भी कर लिया था। अब आगे फैन बहुत हैप्पी थी उस बच्चे को देखकर। वो स्माइल करते हुए बोलती है, विंग, विंग देखो, ये बच्चा हूबहू तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह है, देखो ना, देखो ना, ऐसा बोलकर वो स्माइल किए जा रहे हैं। हाँ, वो दोनों की मिक्सचर है, विंग और वांगजी दोनों की पूरा पूरा मिक्सचर है। इसके चलते ये किसी एक की तरह दिख रहा है, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता। वो दोनों का पूरा मिक्सचर था वो बेबी। विंग रोते हुए विंग के पास आती है, विंग को उस बेबी को दिखाती है। विंग बहुत हैप्पी था अपने बेबी को पाकर। थोड़ी देर बाद उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल में भी फेंग ने उसका पूरा ख्याल रखा, क्योंकि उसे सी सेक्शन के चलते उसे ऑपरेट किया गया। इसके चलते फेंग ने पूरा एक महीना विंग को बेड से हिलने तक नहीं दिया। पूरा ख्याल रखा फेंग ने विंग का। और 1 महीने बाद पूरा पूरा प्रॉपर जब विंग ठीक है, पता चलने के बाद उसे वापस से अपार्टमेंट लेके आया गया। अब तो इनके लाइफ इन बच्चों के साथ बहुत हैप्पी तरीके से जी रही थी। अब फेंग के लाइफ में सिर्फ विंग ही नहीं था, वो बेबी गर्ल भी था। वो अपनी जिंदगी को नई तरीके से शुरू कर चुकी थी अपने बच्चों के साथ। अपने ये दोनों बेबी के साथ वो हैप्पीली लाइफ जी रही थी। दूसरी साइड चाइना पर वहाँ पर हालत बहुत बुरी हो गई थी। हाँ, 1 साल तो थोड़ा ठीक चला विंग के बिना। अब उनके घर में भी विंग के बिना घर सुना सुना लगने लगा। यहाँ तक वांग जी, ऐसा लग रहा था कि वो खुद को बंद कर चुका है। वो अपना ठीक से कॉलेज जाता है, ना किसी से बात करता है। यहाँ तक कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो सबके साथ होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि वो वैनिश है, ऐसा ही लग रहा था। किसी को पता ही नहीं चल रहा था। उनकी फ्रेंड्स को तो कुछ आइडिया था, फिर भी वो लोग कुछ नहीं बताते। और वो थोड़ा नाराज भी थे वांगजी से कि वांगजी ने कभी भी विंग के बारे में समझा नहीं। वो सिर्फ अपने ही रूम में रहा, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कहता। सीसी भी वांगजी की इस बर्ताव से परेशान थी। और सब लोग भी विंग से बारी बारी में बात कर लेते हैं। अब वहाँ पर लंदन में अब ऐसे ही
वक्त बीतने लगा। वक्त बीतते बीतते कब साल बदलने गए किसी को पता नहीं चला। अब लगभग पूरा 5 साल हो गया था। अब उस पूरा प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, पूरी कंप्लीट हो चुका था। अब फेंग और विंग एक दूसरे के आमने सामने थी। उनकी बेबी गर्ल जो क्या बोलते हैं 4 साल की थी, वो इधर उधर दौड़ रही थी अपनी बेबी आवाज से, बोल रही थी मम्मा पापा ऐसा बोलकर वो खेल रही थी। तभी फेंग बोलती है अब क्या करें विंग, इतने टाइम से इतने टाइम तक तो तुम ठाल रहे थे कि इस प्रोजेक्ट है, तुम्हें काम है, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम टाल रहे थे। अब क्या? बताओ अब क्या करेंगे? तो विंग एकदम सडनली खड़ा होता है, बोलता है अभी मुझे सब कुछ फेस करना होगा, मैं अभी छुप नहीं सकता, वो मेरी फैमिली है फैंग, मुझे सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। वो भी बोलती है मैं तुम्हें तो अकेले सफ़र नहीं करूँगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होप नहीं था, तुम दोनों की वजह से मैं फिर से एक नई उम्मीद ले पा रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस आऊँगी, वापस चाइना चलूँगी। ऐसा बोलकर वो उस बच्चे की तरफ देखते हैं। आज का पार्ट यहीं पर रुकता है। कल देखेंगे कि 5 साल हो गए हैं, अब विंग और वांगजी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और इतने टाइम तक वांगजी का फीलिंग क्या थी, हम वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगले पार्ट देखेंगे। बाय बाय।